गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डायमेंशन फार्मूला के बारे में। डायमेंशन फार्मूला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, तो उसकी हम बात करेंगे आज डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वर्ड डायमेंशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है कि डायमेंशन से आप क्या समझते हैं। डायमेंशन जब समझ में आएगा तो उसके बाद में हम डायमेंशन फार्मूला के ऊपर चलेंगे। तो डायमेंशन का मतलब होता है नेचर ऑफ ए थिंग। नेचर ऑफ ए थिंग, किसी चीज़ की जो नेचर है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। इसका अमाउंट से लेना देना बिल्कुल नहीं है, और ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, अमाउंट और नेचर। तो डायमेंशन के अंदर केवल नेचर देखी जाती है, अमाउंट नहीं देखी जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको पीछे की चीज़ों से लिंक करके आपको बताता हूँ तो आप याद कीजिए कि आपने कहीं ना कहीं डायमेंशन वर्ड जरूर पढ़ा होगा। जैसे सपोज करो आपने स्टडी किया 1D, 2D, 3D। अगर मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, 1D मीन्स 1 डायमेंशन, 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, 3D मीन्स 3 डायमेंशंस। हमारे पास में कुछ चीज़ें होती थी जो कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस की थिंग्स थी, लेकिन वहाँ पर जो हमने ये डायमेंशन पढ़े थे और यहाँ वाला जो डायमेंशन अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हल्का सा अंतर है। वहाँ डायमेंशन का मतलब था जैसे लेंथ, यहाँ पर भी डायमेंशन का मतलब लेंथ ही होगा, ऐसी बात नहीं है, बट यूजुअल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप आने वाले समय में समझ जाएंगे। तो वहाँ लेंथ के डायमेंशन थे। अब डायमेंशन, अगर नेचर, डायमेंशन का मतलब अगर नेचर होता है तो नेचर किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे कहूँ मास, तो मास का जो नेचर है वो अलग है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे लेंथ का, लेंथ का नेचर अलग है। टाइम का डिस्कस करूँ तो टाइम का नेचर अलग है। हर चीज़ का एक अलग नेचर होता है। जो भी आप एक नई चीज़ लेंगे उसका एक अलग नेचर होगा, तो उसका एक अलग से डायमेंशन फार्मूला बन सकता है। दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी जो आपको मैंने अभी राइट किया है कि जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन फार्मूला हम लेट करके चलेंगे कि ये डायमेंशन फार्मूला उनका है, क्योंकि बिकॉज दे आर फंडामेंटल। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे चलेंगे डायमेंशन फार्मूला के ऊपर। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए बच्चे कि डायमेंशन का जो मतलब होता है वो मतलब होता है नेचर ऑफ ए थिंग। अब यहाँ पर जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए स्पीड का, तो स्पीड, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज ए लेंथ। सो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है उसमें दो चीज़ों के डायमेंशन आने वाले हैं, एक लेंथ का डायमेंशन आएगा, एक टाइम का डायमेंशन आएगा। अगर हम बात करें यहाँ फोर्स की, तो जैसे आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला F=ma लिखते हैं हम बार बार। और एक्सेलरेशन को अगर हम राइट करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या चीज़, टाइम टेकन। और अगर आप इसको और बेसिक देखिए, वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो अगर इसको और आगे लेकर के चलें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे आपके पास में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें आपके पास में फंडामेंटल आ चुकी है। मास जो है वो भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, ये भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसमें 3 चीज़ों के डायमेंशन होते हैं। मास का एक डायमेंशन है क्योंकि यहाँ m⁻1 है। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब लेंथ का, इसका एक डायमेंशन है। और टाइम के यहाँ पर 2 डायमेंशन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिक बातें मैंने की कि डायमेंशन क्या चीज़ है। डायमेंशन का मतलब है नेचर ऑफ ए थिंग, और नेचर का मतलब मास का नेचर अलग, लेंथ का नेचर अलग, टाइम का नेचर अलग, स्पीड का नेचर अलग है, फोर्स का नेचर अलग है। सबका जो नेचर है वो अलग अलग है, तो डेफिनेटली सबका जो डायमेंशन फार्मूला है वो भी अलग अलग होगा। इसमें एक बात आप याद रखें कि जिन चीज़ों की नेचर एक जैसी होगी, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बात करता हूँ कि आपके पास में लेंथ लिया गया, लेंथ, ब्रेड्थ, अगर इन 2 चीज़ों की बात की जाए
तो इन दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक ही तरह की लेंथ ही होती है, बस थोड़ा सा नाम हम चेंज कर देते हैं कि भाई एक जो लंबाई वाली है उसको लेंथ बोल देते हैं और जो चौड़ाई वाली है उसको ब्रेड्थ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती तो ये लेंथ ही है। तो इनका डायमेंशन फार्मूला सेम होने वाला है, और क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस पूरे कंप्लीट वर्ड के ऊपर जाते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला का बेसिक मतलब क्या है। देखिए इतना आपको पता है कि हमारे पास में अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं, और उनके अलावा जो बच जाती हैं सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं उनको फंडामेंटल की हेल्प से निकाला जाता है। जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ले रखे हैं, अगर मैं इनमें से बात करूँ तो ये जो मास, लेंथ, टाइम जो आपको नज़र आ रहा है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन बात करें स्पीड की, फोर्स की, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। क्यों कह रहे हैं कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है? अगर आप स्पीड के फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये फंडामेंटल है क्योंकि ये एक लेंथ है और ये भी फंडामेंटल है। और आपने क्या देखा कि 2 फंडामेंटल को आपने डिवाइड किया तब जाकर के एक नई चीज़ आपके पास में आई। चूँकि जो स्पीड है वो 2 फंडामेंटल की हेल्प से आ रही है, उनको डिवाइड करने के बाद आ रही है, तो डेट्स वाई हम बोलेंगे कि जो स्पीड है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्पीड है मतलब जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी चीज़ के लिए जो हमने यहाँ पर देखा कि भाई इसमें लेंथ का एक डायमेंशन था, टाइम का एक डायमेंशन है, तो लेंथ और टाइम दोनों जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन है, और हम निकाल किसका डायमेंशन रहे हैं? स्पीड का। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन होगा उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आएंगे। या फिर दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी को ड्राइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी कंप्लीट नोटेशन को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आप किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, आराम से सुनिएगा, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उससे जो इक्वेशन निकल करके आती है उसी इक्वेशन का मतलब होता है डायमेंशन फॉर्मूला। कहने का मतलब आपको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर देखनी है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ में उनकी पावर को मेंशन करना है। आपको ये देखना है कि जो भी कंसर्न्ड थिंग जो होगी उसमें लेंथ कितने टाइम्स आया, आपको ये देखना है उसमें मास कितने टाइम आया, आपको ये देखना है उसमें टाइम कितने टाइम आया, इस तरह से। तो पहले मैं फंडामेंटल का लेकर के चलता हूँ, पहले फंडामेंटल का समझाता हूँ कि किस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में हम आएंगे ड्राइव्ड के ऊपर। तो पहले फंडामेंटल का समझते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल का मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, तो उनका डायमेंशन फार्मूला आप याद भी करेंगे कि भाई इनका डायमेंशन फार्मूला यही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशन फार्मूला, तो आप कहेंगे सर मास का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L0 T0। तो ये देखिए ये जो आपके पास में जो इक्वेशन आई है m1 L0 T0, इसी इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूँ तो ज़रा समझना इस चीज़ को। हम बात कर रहे हैं मास की, तो मास में मास आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है ना, एक ही बात हो रही है ना, मास के स्क्वायर की बात तो नहीं हो रही, मास के क्यूब की बात तो नहीं हो रही है। तो मास में मास आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, इसलिए इसकी पावर कितना चला जाएगा? 1। यहाँ पर कहीं लेंथ तो मेंशन नहीं है, क्या यहाँ कहीं टाइम मेंशन है? नहीं है, टाइम मेंशन भी नहीं है। लेंथ की नेचर अलग है, मास की नेचर अलग है, टाइम की नेचर अलग है। तो चूंकि यहाँ लेंथ और टाइम नहीं है इसीलिए L⁻0 एंड T⁻0। तो ये जो आपके पास में जो इक्वेशन बन गई इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और सिंपली इसको आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे करेक्ट मेथड पहले वाला है, लेकिन आप सिंपली इसको m से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ये डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हैं, तो इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, इन द सेंस इनको हमें मान करके चलना पड़ेगा कि भाई जो मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम m से नोट करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में माना जाता है, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक इसी सेंस में आप बोलेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ की अगर बात करें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ, तो डेट विल बी m0 L1 एंड T0।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ आ रहा है और कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लेंथ का पावर 1 हो गया। मास यहाँ पर है नहीं तो मास का पावर 0, और टाइम यहाँ पर नहीं है तो उसका भी पावर 0। आप इसको सिंपली एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन द सेम सेंस अगर मैं बात करूँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम, तो उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा डेट विल बी m0, l0 और t1। और ये आपको पता है कि क्यों होगा, और इसको सिंपली हम t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल t आ रहा है। इन द सेम सेंस अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इज ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में और उसके बाद में ड्राइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर जाएंगे। टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है बच्चे m0, l0, t0, k1। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो k की बजाय थीटा यूज करती हैं। यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर के लिए k वर्ड यूज किया जाता है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये कैपिटल K है, याद रखना। ये कैपिटल M है, कैपिटल L, कैपिटल T, कैपिटल K। जब डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो कैपिटल में यूज करते हैं, एक्सेप्ट 1, मैं बताऊंगा कौन सा। तो यहाँ मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, इसलिए इन सब की पावर 0 आ रही है। यहाँ टेम्परेचर है तो उसकी पावर 1 आ गया। इसको आगे चलें तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है डेट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे ये, और उसका डायमेंशन फार्मूला आपके पास में होगा m0, l0, t0। उसको लिखेंगे हम a1 से। ये एक नोटेशन है, या सिंपली आप उसको ए भी बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं। करेक्ट मेथड मतलब नहीं कहूँगा मैं इसको, आप करेक्ट मेथड आपका ये है, आप सिंपली इसको ऐसे भी जनरल नोटेशन में यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इनको सीधा भी यूज करती हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपके पास में मैंने बताया कि आपके पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, तो 2 क्वांटिटी और बच गई हैं। एक आपके पास में कौन सी बच गई है? आपके पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच गई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है CD। CD उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट कैंडला जो बोलते हैं, तो उसका डायमेंशन फार्मूला ऐसे लिखते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0, l0, t0 और लास्ट में आप CD लगाते हैं, वो भी ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक क्वांटिटी और बच गई, क्या चीज़? क्वांटिटी ऑफ मैटर। और आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर की ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल होती है। तो उसका डायमेंशन फार्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है MOL लिख करके, MOL, ये उसका डायमेंशन फार्मूला है। ये जो आपको 7 मैंने बताई है, ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशन फार्मूला है वो आपको रिमेंबर करना है। उनके बेसिस के ऊपर आप ड्राइव्ड निकालेंगे। कहने का मतलब अगर आप मुझसे ये पूछे कि सर ये M कहाँ से आया, L कहाँ से आया, T आया, K, A, CD, मोल ये क्यों लिया सर, तो इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है कि फंडामेंटल है तो फंडामेंटल का आपको लेट करके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई मास का M होता है, लेंथ का L होता है, टाइम का T होता है, टेम्परेचर का K या थीटा। कुछ बुक्स थीटा यूज करती हैं, कुछ K यूज करती हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का A होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल होता है। ये जो CD है ये आपको पूरा 11th और 12th में कहीं भी नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पहले सिलेबस से हट चुका है, ल्यूमिनस से रिलेटेड जो टॉपिक था, तो इसको आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो अक्सर यूज होंगे, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो है मास, लेंथ एंड टाइम। और बाकी जब 12th में जाएंगे तो एम्पियर भी बार बार यूज होगा, और टेम्परेचर कुछ यूनिट्स में आता है, मोल भी आएगा कुछ ना कुछ यूनिट्स में। केमिस्ट्री में मोल का कंसेप्ट बार बार यूज होता है। तो अब आगे चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के ऊपर। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है? तो एक बात आप नोट करेंगे कि अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो ड्राइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उस चीज़ का नाम होता है फॉर्मूला। क्या नाम होता है उस चीज़ का? फॉर्मूला। अगर आपको किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। एक बात आराम से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक फॉर्मूला, एक डायमेंशन फार्मूला है। फॉर्मूला मतलब जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? MA है। तो ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा वो हम अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। बस आप अभी ये ध्यान रखें कि डायमेंशन फार्मूले में M, L, T, K ये सब कुछ आने वाले हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कंसर्न चीज़ क्या है, लेकिन आपको पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपसे, सपोज करो कि एरिया की बात करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि भैया डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया निकालिए। तो एरिया का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो पहले उस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है कि जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट।
तो अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है 2 वर्ड नहीं लिखे हैं डायमेंशन फार्मूला, मैंने सीधा कैपिटल ब्रैकेट्स का यूज कर लिया। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन को दिखाने के लिए। अगर आप एरिया लिख रहे हैं तो वो उसका मतलब डायमेंशन नहीं होता, लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं तो उसका मतलब आप डायमेंशन दिखा रहे हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको लिखिए पूरा कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्या चीज़ बच्चे, एरिया। तो दोनों का मतलब एक ही है, इनमें से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ का आपसे पूछे तो आपने अभी किया, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है अपने पास में, एल होता है। और ब्रेड्थ जो है वो भी तो एक काइंड ऑफ लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, एल ही होगा। तो एल इंटू में एल आप बोल सकते हैं एल स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं आप, एल स्क्वायर। और अगर आप इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे m0 एल स्क्वायर और t0। इसका मतलब क्या निकला जरा समझिएगा। देखिए इस L2 का मतलब ये है कि एरिया के अंदर लेंथ का डायमेंशन होगा और कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये होता है कि एरिया जो है कंसर्न्ड एरिया, उसके अंदर लेंथ का डायमेंशन होगा 2 टाइम्स होगा। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आप रेक्टेंगल का ले लीजिए, क्या एरिया रेक्टेंगल का ही होता है, किसी और चीज़ का एरिया नहीं होता। आपका एरिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका एरिया स्क्वायर का भी हो सकता है। तो स्क्वायर का अगर एरिया की बात करें, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए अगर एग्जांपल लिया जाए और पूछा जाए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर। आप डेफिनेटली आप जानते हैं ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ए जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ से भी अगर आप डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया निकालेंगे तो आप देखिए साइड इज ए लेंथ, तो उसका एल, और एल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि आप उसको लिखेंगे m0 एल स्क्वायर t0 और ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, चाहे एरिया रेक्टेंगल का हो, चाहे एरिया जो है वो आपके पास में स्क्वायर का हो, चाहे एरिया आपके पास में सर्कल का हो, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि पाई एक नंबर है, और डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइंड होते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर के लिए कभी डायमेंशन डिफाइन नहीं होता, तो इस पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। और आर स्क्वायर, आर इज ए काइंड ऑफ लेंथ, तो एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप समझिए मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे एरिया किसी का भी हो, चाहे स्क्वायर का एरिया हो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया हो, चाहे सर्कल का एरिया हो, चाहे मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर लेता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होना है, बिकॉज 4 पाई इज ए नंबर, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और आर स्क्वायर का आपको पता है क्या होने वाला है, एल स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ का एरिया होगा सबका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये क्यों सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि डायमेंशन का मतलब होता है नेचर ऑफ ए थिंग। अब भाई सारा है तो सभी का एरिया ना, चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन है क्या, एरिया। तो डेट्स वाई उन सबका डायमेंशन फार्मूला जो है वो सेम होने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं जैसे कुछ चीज़ों की बात करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ लेंथ, मैं आपको बोलता हूँ ब्रेड्थ, आराम से देखिएगा, आपको बोलते हैं विड्थ, ठीक है बच्चे, आपको बोलते हैं डेप्थ, आपको कहते हैं हम हाइट, ठीक है, आपको बोला जाता है डिस्टेंस, आपको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, आपको बोलते हैं भैया रेडियस, आपको बोलते हैं कि आप डायमीटर का निकालिए, ठीक है, आपको बोलते हैं कि आप जो है सरकमफ्रेंस का निकालिए, सरकमफ्रेंस, आपको बोलते हैं पैरामीटर का निकालिए, पेरीमीटर का, आपको बोलते हैं वेवलेंथ का निकालिए, आपको कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड का निकालिए, आपको कहा जाता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का निकालिए। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन है ऐसी। तो अगर आप इनको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, डेप्थ, हाइट, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारी जो है वो एक ही तरह की लेंथ है। सॉरी, एक तरह की नहीं है, एक तरह की लेंथ है, नाम अलग अलग है, सबकी नेचर एक जैसी है। इनका सबका अगर यूनिट आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं रेडियस का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे सर मीटर। मैं आपसे पूछूं सरकमफ्रेंस का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे मीटर। मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे मीटर। पता है ना सरकमफ्रेंस पेरीमीटर क्या होता है। वेवलेंथ की बात की जाए तो वेव की जो लेंथ होती है जिसको लैम्बडा से दिखाते हैं उसको वो मीटर में रिप्रेजेंट होती है।
एम्पलीट्यूड वेव के टर्म में डिफाइंड होती है हाइट ऑफ क्रस्ट, हाइट ऑफ ट्रफ, जो ऊपर नीचे जो वेव जो बनती है, इस तरह से वेव बनी तो कितना ऊपर उठी कितना नीचे गई, वो आपके पास में एम्पलीट्यूड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लेंथ से ही रिलेटेड है, सारी की सारी लेंथ हैं। तो इन सब का जो डायमेंशन फार्मूला होने वाला है वो एल होने वाला है, मतलब कि m0 L1 और क्या चीज़ T0। तो कहने का मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो एक जैसी चीज़ें होंगी, डायमेंशन जो वर्ड है, डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है नेचर ऑफ ए थिंग। याद रखिएगा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ ए थिंग। तो जो एक जैसी जो चीज़ें हैं उन सबका डायमेंशन फार्मूला एक ही होने वाला है। जितनी भी तरह की लेंथ होंगी सबका डायमेंशन फार्मूला एल होगा। जितने भी तरह के एरिया होंगे, चाहे वो ट्रायंगल का एरिया है, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया है, चाहे वो स्क्वायर का एरिया है, चाहे वो सर्कल का एरिया है, चाहे वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, सबका डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वॉल्यूम की। जैसे यहाँ अगर हम वॉल्यूम की बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप डायमेंशन फार्मूला बताइए, वॉल्यूम का आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो आप कहेंगे कि इसके लिए ना पहले फार्मूला चाहिएगा, तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये एक क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ कहेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी विल बी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ ब्रेड्थ इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एच। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं कि इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन जो ये ब्रैकेट्स हमने यूज की, ये दो वर्ड बचाने के लिए हमने यूज की जिसका मतलब था डायमेंशन फार्मूला। या तो हम यहाँ कंप्लीट लिखें कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एच, या फिर हम ये इन ब्रैकेट्स का यूज कर लें तो एक ही बात होती है। तो आप देखिए, आपको डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी निकालना है। ठीक है, क्या आपको क्या निकालना है, आपको डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो एल होता है, यू नो वेरी वेल कि एल होता है। ब्रेड्थ का भी एल होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, और हाइट का भी एल होता है। तो इनका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, एल क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एम नोट एल क्यूब और टी नोट। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया वॉल्यूम का। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉल्यूम चाहे कोई भी हो, ये आपने जो एग्जाम्पल लिया है वो एक क्यूबाइड के वॉल्यूम की बात की है। आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया क्यूब के वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डायमेंशन फार्मूला, या मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायमेंशन फार्मूला बताओ, या मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन का डायमेंशन फार्मूला बताओ, इन सब के डायमेंशन फार्मूला आपके पास में एल क्यूब होने वाला है। कहने का मतलब एम नोट एल क्यूब और टी नोट आप करके देख सकते हैं। जैसे ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब के केस में फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब होगा, और ए का क्या डायमेंशन होना है, एल, तो आंसर आ जाएगा एल क्यूब। आप स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में हम फार्मूला यूज करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं। तो 4/3 का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट इज ए नंबर, और नंबर का कभी कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चे, क्योंकि डायमेंशन डिफाइंड होता है, डायमेंशन का मतलब नेचर है, और नेचर डिफाइंड होती है फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है अपने पास में, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री और बाकी सब डिराइव्ड है, तो उनके लिए डिफाइंड होगा। तो यहाँ आर क्यूब आपको नजर आ रहा है, आर इज ए रेडियस, रेडियस का एल होगा तो इसका एल क्यूब आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कौन का निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो कोई भी वॉल्यूम हो, किसी भी तरह का वॉल्यूम हो, किसी भी चीज का वॉल्यूम हो, सबका डायमेंशन फार्मूला एल क्यूब होने वाला है। अगर मैं बात करूं जैसे डेंसिटी की, मैं बात करता हूं डेंसिटी, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जानते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या है आपके पास में मास, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, और नीचे क्या है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। अगेन मैं बता रहा हूं कि इस लाइन का मतलब अलग है, इस लाइन का मतलब अलग है। यहाँ डेंसिटी के फॉर्मूले की बात हो रही है और यहाँ डेंसिटी के डायमेंशन फार्मूला की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें। फॉर्मूला अलग होता है, डायमेंशन फार्मूला अलग होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये मास का जो डायमेंशन फार्मूला है वो एम होता है, आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। और वॉल्यूम का हमने यहाँ निकाला, देखो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था, एल क्यूब था, तो यहाँ एल क्यूब पुट कर दें। अब ये एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल माइनस 3 बनेगा। या फिर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं M1 L माइनस 3
और टी नोट, यहाँ पर आपको कहीं भी टी नज़र नहीं आ रहा। कहने का मतलब डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला या तो आप याद रखेंगे ml-3 और m1l-3 टी नोट, ये डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला है। अब एक बात यहाँ नोट करें, यहाँ पर मैंने इन सब की मल्टीप्लाई की, आप देख पा रहे हैं L × L, पीछे एरिया का करवाया था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ हम कर रहे हैं डिवाइड। तो ये चीज़ें कब मल्टीप्लाई होंगी, कब ये चीज़ें डिवाइड होंगी, ये सब डिपेंड करेगा फॉर्मूले के ऊपर कि आपका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको उस कंसर्न थिंग का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसका फॉर्मूला में ऊपर मास आता है, नीचे वॉल्यूम आता है, इसलिए ऊपर m आएगा और नीचे L³ आएगा। याद रखिएगा, यहाँ इन चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई होगी। अब ये कुछ एग्जाम्पल लिए थे ये समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है। और याद रखिएगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला आपको पूरा 11th में चाहिएगा और पूरा 12th में चाहिएगा। हर चैप्टर में डायमेंशन फार्मूला आएगा। हर चैप्टर में डायमेंशन फार्मूला क्यों आएगा? क्योंकि डायमेंशन फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज़ का निकाला जाता है, और डेफिनेटली जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो यूनिट आप पढ़ेंगे, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो पक्का आएगी। तो इसलिए डायमेंशन फार्मूला हर चैप्टर में आने वाला है, हर यूनिट में आने वाला है, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। तो एक बार आराम से समझ लेना। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ कॉमन जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी होनी चाहिए ऑन द टिप्स, उनकी बात करूंगा। कुछ कॉमन्स की, सभी की बात मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा लेंथी हो जाएगा। उसकी जो बाकी के जो डायमेंशन है उनका जो फॉर्मूला आप याद करेंगे तो उससे आप डायमेंशन फार्मूला निकाल के देखेंगे। जैसे कि अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूँ, यहाँ 11th क्लास के ऊपर जाते हैं। जब आप यूनिट सेकंड की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट तो इंट्रोडक्टरी है 11th क्लास में, यूनिट सेकंड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास में टर्म आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो आप मुझे कहेंगे सर इन दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, चाहे वो डिस्टेंस का पूछा जाए चाहे डिस्प्लेसमेंट का पूछा जाए, तो वो डायमेंशन फार्मूला आपका L होने वाला है। क्यों होने वाला है L? बिकॉज बोथ आर ए काइंड ऑफ डिस्टेंस। अगर बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होती है। इन दोनों की यूनिट मीटर होती है। तो डायमेंशन क्या होने वाला है उनका L। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि m0, L1 और T0, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि इनका डायमेंशन फार्मूला सेम होने वाला है। आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास में एक थिंग आती है जिसका नाम है स्पीड। अगर वो बोलता है कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करो, तो जैसे मैंने बताया कि भैया आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कि वी नो स्पीड जो होता है बच्चे वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दिस विल बी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। एंड डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला यू नो वेरी वेल कि L होता है, और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चे? T होता है। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? LT-1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0, क्योंकि यहाँ m नहीं है, L1 और T-1, ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, बार बार आप निकाल करके थोड़ी ना देखेंगे, आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है LT-1। इसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आगे हम यूज कर लें इसको। क्या डायमेंशन फार्मूला होता है स्पीड का? LT-1। इसी तरह से एक टर्म आपके पास में यहाँ पर आती है वेलोसिटी। वो कहेगा कि आप वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आप मुझे बताइए, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आप कैसे बताएंगे? आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ऊपर डिस्प्लेसमेंट आता है और नीचे जो है वो टाइम टेकन आता है। तो अगर यहाँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी की बात किया जाए, देखिए मैंने ब्रैकेट्स यूज कर ली है, तो वो होगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? LT-1। और ये बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसा कि किसका था? स्पीड का था। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। आराम से सुनिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला नेचर के साथ डील करता है, और जिन चीज़ों की नेचर एक जैसी होगी उनका डायमेंशन फार्मूला भी एक जैसा ही होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर स्पीड और वेलोसिटी में बात की जाए, नेचर वाइज अगर बात की जाए, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर नेचर वाइज बात की जाए तो इसमें भी लेंथ आ रहा है,
टाइम आ रहा है और इसमें भी लेंथ आ रहा है और टाइम आ रहा है। तो नेचर वाइज दोनों सेम होने वाली है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो दोनों में अंतर है, एक स्केलर होता है तो एक वेक्टर होता है, तो वहाँ से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे आपको बताया था m0 L1 और क्या चीज़ आपके पास में t-1। तो ये दोनों डायमेंशन फार्मूला है, सॉरी ये वेलोसिटी का और ये स्पीड का। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की कि व्हाट विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगेन चीज़ें वही चीज़ें हैं बच्चे कि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से यूजुअली डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर आपके पास में आएगा चेंज इन वेलोसिटी और नीचे आपके पास में आता है टाइम टेकन। आप यही बातें करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगर इसका डायमेंशन फार्मूला मैं निकाल करके देखूं तो देखिए ऊपर वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी का चेंज अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही तो बचेगा। ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया फोर्स आ गया, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया टाइम आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। चेंज इन वेलोसिटी जो ऑल्सो ए वेलोसिटी, कुछ और वैल्यू आ सकती है बट होगी तो वेलोसिटी, हमें तो नेचर देखना है यहाँ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये यहाँ किया था LT-1, तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ LT-1। और ये टाइम है इसको t, ये t जब ऊपर जाएगा तो इसका यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा LT-2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 और t-2, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का LT-2। अब आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस इन चीज़ों पर और कर लेता हूँ। जब आप देखिए ये स्पीड का फॉर्मूला, डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको बताया LT-1। तो स्पीड चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी बस की स्पीड है, चाहे वो कार की स्पीड है, किसी भी तरह की स्पीड है, क्योंकि आगे जाएंगे तो हो सकता है कोई और स्पीड का नाम से आ जाए। तो सबका डायमेंशन फार्मूला कितना होने वाला है आपके पास में LT-1 जो हमने यहाँ निकाला था। वेलोसिटी की बात करें तो आगे जाएंगे तो कुछ वेलोसिटी आएंगे अलग अलग टाइप की, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिससे कोई चीज़ ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो चूंकि है तो वो वेलोसिटी ही, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी क्या होने वाला है आपके पास में LT-1। इसी तरह एक आएगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट्स को या रॉकेट्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाने के लिए यूज होती है, उसका एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन है तो वेलोसिटी, तो उसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है? LT-1। आप याद रखना कि जो एक जैसी चीज़ें हैं उनका डायमेंशन फार्मूला एक जैसा ही होगा। कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, कुछ अपवाद भी हैं इनमें, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा, एक या दो हैं वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपने अभी डायमेंशन फार्मूला निकाला, LT-2 आपके पास में आया। एक आप स्मॉल जी आप बार बार आपको देखने को मिलता है, स्मॉल जी। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल जी क्या होता है तो आप कहेंगे सर स्मॉल जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जानते हैं ना स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस स्मॉल जी का डायमेंशन फार्मूला निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे स्मॉल जी का? आपको निकालने का कोई फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा देखिए कि दिस इज एक्सेलरेशन ना, है तो एक्सेलरेशन ही। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होता है? अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन है तो भाई एक्सेलरेशन ही ना। एक बात याद रखना, बच्चों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। अगर उनसे पूछा जाता है तो काफ़ी बच्चे आंसर देते हैं कि जी जो है वो ग्रेविटी है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जी ग्रेविटी नहीं है। ध्यान देंगे, जी ग्रेविटी नहीं है। जी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो है। तो इस पर ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर। तो जी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो अगर डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी बात किया जाए तो डायमेंशन फार्मूला इसका भी कितना आएगा? LT-2 आएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? इसी तरह से आपके पास में कुछ टर्म आएंगी, जैसे मैं अगर बात करूं रिटार्डेशन, आपने वर्ड सुना होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, DECELERATION, डिसेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन क्या होता है? देखो नाम बता रहे रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, और डिसेलरेशन से आप समझ जाओ कि वो मतलब कुछ अपोजिट होने वाला है किसका? एक्सेलरेशन का। एक्चुअल में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किए,
तो जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा नेगेटिव। इतना आप समझदार हैं। वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा ना। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, क्या चीज़, रिटार्डेशन या डिसलरेशन। याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन ही बोला जाता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन डिसलरेशन बोला जाता है। लेकिन बात वही है तो एक्सेलरेशन ही ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला है, इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होने वाला है, m0 L1 और t-2। कहने का मतलब सिंपली आप लिखेंगे LT-2। तो याद रखना, जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उनका डायमेंशन फार्मूला भी एक जैसा ही होता है। याद रखना इस चीज़ को। तो ये चीज़ें आप रिमेंबर कर लें कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला LT-2। ये कुछ चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी का हम निकालेंगे। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, 5th पॉइंट पे चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, अभी भी काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो अब आगे चलें, जैसे अगर हम बात करें फोर्स वगैरह की, आगे जब यूनिट 3rd में आप जाएंगे, 11th यूनिट 3rd में, तो आपके पास में एक क्वांटिटी आएगी जिसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आप कहेंगे MA। F = जो होता है वो क्या होता है, MA होता है। ये फॉर्मूला आपने काफ़ी पढ़ा होगा, F = MA। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ A। और मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, m, आप जानते हैं इस चीज़ को। और एक्सेलरेशन का अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, LT-2। ये एक्सेलरेशन का था। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ गया, ML-T-2। अगर एक्यूरेटली आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कहेंगे M1 L1 T-2। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। आप इसको लर्न करें, बार बार यूज होगा कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। इसी तरह से यहाँ पर एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये भी आपका 3rd यूनिट में ही आएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको P से नोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है MV। क्या फॉर्मूला होता है इसका, MV। ये आपकी छोटी क्लासों में भी आ जाता है, 9th क्लास में आप पढ़ लेते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है, ये होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ M इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ V। ठीक है, तो मास का जो होता है वो m होता है, आप जानते हैं। वेलोसिटी का आपने निकाला, क्या निकाला बच्चे, LT-1। याद कीजिए क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज होने वाली हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्टली याद कीजिए, LT-1। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला LT-1 डायरेक्टली याद कीजिए। एक्सेलरेशन का LT-2, और एक्सेलरेशन का यूज करके हमने फोर्स का निकाल दिया। फोर्स का भी अब याद करो सीधा, क्योंकि बार बार यूज होगा, ML-T-2 याद करो इसको। तो ये कितना होने वाला है, ML-T-1। इसका डायमेंशन फार्मूला ML-T-1 हो जाएगा। और आप अगर और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कहेंगे M1 L1 T-1। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जब आगे चलते हैं यूनिट 4th में, तो आपके पास में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे वर्क डन आता है आपके पास में, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप याद करो, आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में, अपने बचपन में पढ़ा था कि वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन, दिस विल बी डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आखिर यहाँ हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है। याद रखना, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले में क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, फॉर्मूले में डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, फॉर्मूले में एडिशन होगा तो एडिशन भी करेंगे। लेकिन यूजुअली क्योंकि आप फंडामेंटल की बात कर चुके हैं, ड्राइव्ड की बात करें, तो फॉर्मूले में एडिशन का यहाँ कोई औचित्य नज़र नहीं आता। जब एडिशन आएगा तब बता देंगे। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने अभी देखा क्या होता है, ML-T-2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ML-T-2, आपने अभी किया है। और डिस्प्लेसमेंट का आप जानते हैं L होता है, तो एक L ये हो गया और एक बच्चे L अपने पास ये हो गया। तो इनका डायमेंशन फार्मूला होने वाला है M1 L2 T-2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ये मैं वो बेसिक करवा रहा हूँ जो मोस्टली बार बार यूज होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जब आप दूसरे डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तब आएंगे। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यही होती है एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
तो वर्क डन ही तो है। वर्क डन की कैपेसिटी का क्या मतलब है? वर्क डन की कैपेसिटी का मतलब है कि कम काम या ज़्यादा काम, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वही चीज़ है अपने पास में। तो इसलिए जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है वो भी वही होगा जो वर्क डन का होगा, क्योंकि एक्चुअल में है तो वर्क डन ही ना। तो क्या होगा इसका डायमेंशन फार्मूला? mlt-2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं m1l1t-2। ठीक है। इसी तरह से अगर पावर की बात की जाए, वो आपसे बोले कि पावर का डायमेंशन फार्मूला निकालिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज पावर, राइट। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला आपके पास में क्या होने वाला है? ऊपर वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला, नीचे टाइम का डायमेंशन फार्मूला। वर्क डन का अभी बताया था आपके पास में ml2t-2, सॉरी ये ml2 आएगा, ये एनर्जी में यहाँ पर ml2 आएगा, ठीक है ना। वर्क डन का ml2 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ml2 आएगा। तो वर्क डन का ml2t-2, टाइम का क्या होता है t, और जब ये t ऊपर जाएगा, यहाँ पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में ml2t-3। कहने का मतलब पावर का डायमेंशन फार्मूला आपके पास में होगा ml2t-3। आप इसको और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं m1 l2 और t-3 पावर के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूले थे जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर वापस आऊँ, फोर्स किसी भी तरह का हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन है, चाहे नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे टेंशन है तो सारे फोर्स। तो इसलिए सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है? mlt-2। मैंने क्या क्या नाम लिया? मैंने नाम लिया टेंशन का। टेंशन इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स जो कि स्ट्रिंग्स में इनमें आता है। मैंने नाम लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जब नंबर आएगा तब यूनिट वाइज समझाएंगे। हमने नाम लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये जो भी अलग अलग तरह के फोर्सेज हैं, हमने नाम लिया फ्रिक्शन। आपको पता है फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है, पता होना चाहिए। अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सुना होगा आपने। तो नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सब एक फोर्स का ही अलग अलग टाइप है। तो इन सबका डायमेंशन फार्मूला आपके पास क्या होने वाला है? mlt-2। ठीक इसी तरह से अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जैसे आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास में इलास्टिक एनर्जी है, तो ये जितनी भी आपके पास में एनर्जी है, आपके पास में हीट एनर्जी है, हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, आपके पास में और भी बहुत सारी एनर्जी हैं, तो सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है? ml2t-2। यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, और मैं बताऊंगा कि वो एक्सेप्शन क्यों है। वो एक्सेप्शन है सरफेस एनर्जी का। जब हम सरफेस एनर्जी के बारे में आपको पढ़ाएंगे उस समय आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 नहीं होता। एक्चुअल में सरफेस एनर्जी जो डिफाइन की जाती है वो एनर्जी डेंसिटी की टर्म में डिफाइन की जाती है। सरफेस एनर्जी को अलोन एनर्जी के रूप में कभी डिफाइन नहीं किया जाता, एनर्जी डेंसिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला अलग हो जाता है। कहने का मतलब उसमें ऊपर एनर्जी आने वाली है, नीचे आपका एरिया आने वाला है, तो एरिया का L² होता है, तो L² से L² कैंसिल होगा और इसका डायमेंशन फार्मूला आपके पास में आएगा m1 l0 और t-2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसकी डेफिनेशन के ऊपर, एक्सेप्शन है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। उस एक्सेप्शन का नाम है सरफेस टेंशन। आपको इतना पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप इसमें ध्यान दें कि ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है आपके पास में? mlt-2। लेकिन सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 नहीं होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन डिफाइंड होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ से जब आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो mlt-2 अपॉन l, तो l से l कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? mt-2। देखिए ये डायमेंशन फार्मूला अलग से आया सरफेस टेंशन का। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, बाकी सबका ऑलमोस्ट वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ कॉमन की और बात कर लेते हैं। एक आपके पास में बार बार पूछा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन फार्मूला निकलवाता है वो बार बार। तो इसके लिए ना एक न्यूटन का फॉर्मूला है F = g m1 m2 अपॉन r², आपको वो याद रखना है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको कहेंगे कि g = f r² अपॉन m1 m2, ठीक है। F का अगर आपसे बात की जाए डायमेंशन फार्मूला ऑफ g, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mlt-2, आपको पता होना चाहिए। r का l होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। मास का m होता है, m1 का भी m होगा, m2 का भी m होगा। एक m से एक m मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, तो
तो आपके पास में ये बचेगा, ऊपर जाएगा तो m-1, राइट। और आप देखिए एक l यहाँ पर है, l² यहाँ है तो l³ और t-2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। स्मॉल जी अलग चीज़ होती है, कैपिटल जी अलग चीज़ है। तो बेटा ऐसा है कि डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट वाइज उनको पढ़ेंगे, जब कंसर्न यूनिट आएगी तो उस समय हम जरूर बात करेंगे उनकी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको ये समझाने के लिए कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको टिप्स पर होने चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पावर का पूछे तो आपको पता होना चाहिए ml2T-3, ये आपको टिप्स पर होना चाहिए। आपसे वर्क डन का पूछे तो ml2T-2, टिप्स पर रखो इनको, क्योंकि आगे चीज़ यूज होने वाले हैं, ठीक है। फोर्स का पूछे तो ml-T-2, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी डायमेंशन फार्मूला के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला की एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। और वहाँ पर जो बीच में जो डायमेंशन आते जाएंगे तो मैं उस समय आपको बता दूंगा। सभी डायमेंशन करवाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर करवाने लग गया तो यहीं पर 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो डायमेंशन का एक वीडियो और डालेंगे, नहीं तो फिर डायमेंशन की एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। और 4 एप्लीकेशन है, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, तो वेट करना नेक्स्ट लेक्चर के लिए।